हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे आईसीएससी की पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज की बुक ट्रेजर ट्रोव का। ये सेकंड शॉर्ट स्टोरी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो हम इसको आज अच्छे से समझेंगे और सबसे पहले टाइटल समझते हैं, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। सो ओल्ड मैन के साथ अ नहीं लाया, एक इट इज़ नॉट अ ओल्ड मैन, इट इज़ जस्ट ओल्ड मैन। सो ओल्ड मैन का यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस ये है कि एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आपको चाहे समझ ना आए बट आगे ज़रूर समझ आ जाएगा। ओल्ड मैन के साथ अगर द लाता या फिर अ लाता तो वो एक स्पेसिफिक ओल्ड मैन को रिप्रेजेंट करता, जो कि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है। पर अगर हम डीप जाए और अंडरलाइन मीनिंग समझें तो वो ओल्ड मैन का मतलब कुछ और आता है, जो कि हम आगे समझेंगे। तो बिना कोई देर के ये चैप्टर शुरू करते हैं। An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, and men, women, and children were crossing it. So ये एक डिस्क्रिप्शन से शुरू होता है कि एक ओल्ड मैन है जो कि स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, स्टील रिम्ड मीन्स जिसका फ्रेम, जिस स्पेक्टिकल्स का, चश्मों का फ्रेम जो है वो स्टील से बना हो, सिंपल सा है मीनिंग इसका। एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, बहुत गंदे हुए थे इसके कपड़े। सैट बाय द साइड ऑफ द रोड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कहाँ था ओल्ड मैन सिटिंग, सो आंसर है इसका बाय द साइड ऑफ द रोड। ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं एट द ब्रिज, क्योंकि चैप्टर का नेम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, बट ओल्ड मैन जो है वो ब्रिज पे नहीं बैठा था, बाय द साइड ऑफ द रोड बैठा था। सो यही इसका एग्जैक्ट आंसर है और वो कीवर्ड्स कंसिडर करते हैं और इसी को मार्क्स मिलेंगे। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, ट्रक्स एंड मैन। सो पॉन्टून ब्रिज वो ब्रिज होता है जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज, जो कि एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया हो, आर्मी वाले बनाते हैं अपने जो है एक रिवर को क्रॉस करने के लिए, एक सस्पेंशन ब्रिज, एक जो लकड़ियों से और जो है रस्सियों से बनाया जाता है। सो उसको कहते हैं पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर। वहाँ पर रिवर है जहाँ पे कार्ट्स मीन्स बैलगाड़ी टाइप गाड़ियाँ होती है जो लकड़ की, वो ट्रक्स, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सारे इसको क्रॉस कर रहे थे उस ब्रिज को। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, म्यूल जो है एक तरह का जानवर होता है, जो म्यूल है वो म्यूल ड्रॉन कार्ट्स मीन्स जो कार्ट्स म्यूल चला रहे थे, म्यूल आगे जैसे हम घोड़ा गाड़ी होती है वैसे ये म्यूल की गाड़ी थी, म्यूल आगे चला रहे थे। सो स्टैगर्ड मीन्स जो है बड़े अजीब तरह से तुरना, स्टैगर्ड ठा 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 जो है, जैसे कई बार रोड्स जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, उनमें पत्थर होते हैं और वो उबड़ खाबड़ रोड्स जो होती हैं वहाँ पर जो तुरना है उसको स्टैगर्ड कहते हैं। सो स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक ऑफ द ब्रिज, अब ब्रिज से ऊपर चढ़ा वो, विद सोल्जर्स हेल्पिंग पुश अगेन द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। सो जो सोल्जर्स हैं वहाँ पर आर्मी मैन हैं, वो जो है धक्का लगा रहे हैं पीछे से व्हील्स के ऐसे स्पोक्स के साथ धक्का लगा रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं बैंक से उधर दूसरी साइड पे। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल एंड द पैसेंजर्स peasants plodded along in ankle deep dust। So अब ये क्या कहता है कि जो ट्रक्स हैं वो वहाँ आ रहे हैं भर भर के आर्मी मैन के, और बहुत सारे यहाँ पर लिखा है अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल। आउट ऑफ इट ऑल का ये मीनिंग है कि जो ट्रक्स हैं वो आ रहे हैं, रुकते हैं, एंड अवे और चले जाते हैं। हेडिंग आउट ऑफ इट मीन्स और उन ट्रक्स में से कौन निकलता है बाहर? ऑल, सभी अलग अलग तरह के। यहाँ पर आर्मी मैन भी निकल रहे हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस से यहाँ पर इस जगह पे आर्मी मैन को इकट्ठा करके ले आया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वॉर होने लगी है और उसके लिए अलग अलग शहरों से उस देश के आर्मी मैन उस स्पेसिफिक जगह पे चाहिए। और क्या कौन कौन आते हैं आर्मी मैन के साथ? वो लोग भी आते हैं, जो बच्चे बूढ़े सब वो लोग भी आते हैं जिनको वहाँ उनके शहरों से यहाँ पर लाया जा रहा है कि इनको हम किसी और सेफ जगह पे भेजें, क्योंकि इस शहर में अब जब लड़ाई होगी तो इसमें कोई भी सेफ नहीं होगा। सो उन लोगों को एक सेफ जगह पे भेजने के लिए इन सबको लाया जा रहा है। सो नेक्स्ट, एंड द पीजेंट्स प्लॉडेड अलॉन्ग इन एंकल डीप डस्ट मीन्स उनके एंकल्स तक जो है डस्ट पहुंच रही है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है उस रोड पर, जैसे होती है नहीं बहुत कच्ची रोड आप देखते होते हो वैसी, जो बिल्कुल मिट्टी वाली रोड होती है जिसमें कोई सीमेंटेड नहीं होती है और कोई अच्छे से वो वहाँ पर रोड नहीं बनी होती है। सो ऐसी रोड पे वो सारे जा रहे हैं जैसे गाँव में होती हैं सड़कें। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, और ओल्ड मैन पर वहाँ पर बैठा हुआ था। कहाँ पर बैठा हुआ था? बाय द साइड ऑफ द रोड, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सो वहाँ पर ओल्ड मैन जो है वो बैठा हुआ था विदाउट मूविंग, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फादर। सो अब वो बिल्कुल आगे नहीं जा सकता था, इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, थक चुका था। इट वॉज माई बिजनेस, अब माई कौन है? माई
कौन कह रहा है? ये ऑथर कह रहा है, एक्चुअली ऑथर नहीं, ये नैरेटर कह रहा है। अर्नेस्ट हेमिंगवे है ऑथर, बट ये अर्नेस्ट हेमिंगवे नहीं, ये नैरेटर कह रहा है। अब नैरेटर कौन है वो हम इसी पैरे में समझेंगे। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करना, वो ब्रिज पॉन्टून ब्रिज। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, ब्रिज हेड मीन्स ब्रिज के आगे वाली जगह जो होती है उसको ब्रिज हेड कहते हैं। सो एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, अब ब्रिज के एंड तक पहुंचना और उसके आगे जो है उसको एक्सप्लोर करना, देखना कि क्या फाइंड करना, फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड। सो कहाँ तक जो है वो एनिमी, इनके जो एनिमीज़ हैं जो जिनके साथ लड़ाई होगी वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसको फाइंड आउट करना, यही इसकी जॉब थी, ये इसका बिजनेस था। किसका? इस नैरेटर का। I did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. अब वो कहता है कि मैं ये काम किया, मैंने जो मेरे बिजनेस था कि कहाँ तक एनिमी एडवांस हो चुका है, ये मेरा बिजनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What was the business of the narrator, और जो है उसका ये जो बिजनेस है उसके कीवर्ड्स क्या हैं? To explore the bridge head beyond and find out to what point the enemy had advanced. ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। सो उसने किया और वापस आया ब्रिज के दूसरी तरफ जहाँ पर ओल्ड मैन बैठा था, वहाँ पर वापस आया। एंड देर वर नॉट सो मेनी कार्ड्स, अब कहता है कि वहाँ पर अब कुछ ज़्यादा कार्ड्स नहीं बची थी, सभी जा चुकी थी। एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बहुत कम ही जो पीपल थे, जो है पैदल यात्री बहुत कम थे लोग। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, पर ओल्ड मैन वहीं पर बैठा हुआ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम्स में आ सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन, what was the first question that the narrator asked the old man? So वो क्वेश्चन एग्जैक्टली कोट करना भी आ सकता है, तो आप ऐसे लिखोगे where do you come from? उसने पूछा कि कहाँ से आए हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो? From San Carlos, ये जगह का नाम है, एग्जैक्ट कीवर्ड्स यू हैव टू लर्न। He said and smiled, उसने स्माइल करके कहा from San Carlos। अब स्माइल क्यों किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें ये चैप्टर बहुत छोटा है, पर इसमें छोटे छोटे बहुत ज़्यादा 1 मार्क्स के ही चाहे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, नेटिव टाउन जहाँ का वो पैदाइश था, वहाँ उसका वो बर्थ प्लेस भी यही थी, नेटिव, जन्म से ही वो इस जो है इसके माता पिता भी इसी शहर में रहते थे। सो ये बिलोंग उस शहर को करता था, नेटिव टाउन था इसका। सो इट गेव हिम प्लेजर टू मैंशन इट एंड ही स्माइल्ड, उसने इसको एक खुशी मिलती थी कि हाँ मेरा नेटिव टाउन है, इसको प्राउड फील होता था, सो इसलिए उसने स्माइल किया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन, और उसने साथ में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, हु द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड। ओह आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। अब नरेटर कहता ओह, इसको अच्छे से समझ नहीं है, इसे स्टार्ट ऐसे ही पहले उसने पूछा कि कहाँ से आया, उसने कहा फ्रॉम सैन कार्लोस, और साथ में इसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। अब उसको कुछ समझिए कि टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स मतलब क्या, ये कोई शेफर्ड है, आगे आएगा। येस ही सेड, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, ही सेड। सो उसने कहा कि मैं देखो वहीं रहता था, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, बहुत उदास से होकर बोल रहा है क्योंकि ये बहुत टायर्ड हो चुका है और ये बहुत ओल्ड है। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, सो ये मैं लास्ट वन था बस जिसने लीव किया टाउन ऑफ सैन कार्लोस, जिसका इसका नेटिव टाउन है जो। He did not look like a shepherd nor a herdsman. Shepherd और herdsman जो गाय भैंस और ये चराते होते हैं, जो आप आते होते शीप चराते हैं, वो उनको शेफर्ड एंड हर्ड्समैन, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इसका कोई फार्म हो या फिर ये इसको चराता हो, ऐसे जो है ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी शक्ल से। आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स, अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन है ओल्ड मैन की जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक कीवर्ड्स क्या क्या है, फर्स्ट कीवर्ड ब्लैक डस्टी क्लोथ्स, इसको नंबर डालिए, अगर आपके पास बुक है साइड साथ साथ में नंबर डाल लीजिए। ब्लैक डस्टी क्लोथ्स नंबर 1, एंड हिज ग्रे डस्टी फेस नंबर 2, एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स नंबर 3। सो एंड सेड व्हाट एनिमल्स वर दे। सो कहता मैंने इसको देखा, ब्लैक डस्टी क्लोथ से उसके ग्रे डस्टी इसका फेस था, और स्टील रिम्ड फ्रेमवर्क किसका बना हुआ था, स्टील का। सो उसके स्पेक्टिकल से, एंड सेड व्हाट एनिमल्स वर देयर, मैंने पूछा कि क्या एनिमल्स है, क्योंकि वो शेफर्ड या हर्ड्समैन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, कि ना ही वो शेफर्ड था ना ही वो हर्ड्समैन था, तो क्या बात कर रहा है। मैं पूछता हूँ व्हाट एनिमल्स वर दे, वेरियस एनिमल्स, ही सेड एंड शुक हिज हेड, आई हैड टू लीव दैम। अब वो ओल्ड मैन कहता वेरियस एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स थे, ही सेड एंड शुक हिज हेड, और उसने एक शुक किया, लाइक साय करता है ना लोग, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था, वो बहुत उदास था, कहता यस वेरियस एनिमल्स, आई हैड टू लीव दैम, अब मुझे छोड़ना पड़ा उनको, जैसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। आगे वो कहता है I was watching the bridge and the African looking country of Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy. So वो कहता, जो नैरेटर है वो कहता कि मैं साथ साथ में ब्रिज भी देख रहा था, अब साथ साथ में बातें कर रहा था ओल्ड मैन से, साथ साथ में ये ब्रिज भी देख रहा था।
एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ एब्रो डेल्टा। ब्रिज के बियॉन्ड क्या था, अब इन्होंने डिस्क्लोज किया है कि ब्रिज के बियॉन्ड जो था वो कि एक अफ्रीकन लुकिंग कंट्री, अफ्रीका जैसी लुकिंग कंट्री थी। कौन सी कंट्री थी, एब्रो डेल्टा की। ये इनमें एज अ डायरेक्ट नहीं बताया कि ये अफ्रीकन कंट्री थी कि नहीं, बट इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी ही आती है कि अफ्रीकन लुकिंग थी वो कंट्री। इस कंट्री का नाम क्या था, एब्रो डेल्टा। एंड वंडरिंग हाउ लॉन्ग नाउ इट वुड बी बिफोर वी वुड सी द एनिमी। अब कितना टाइम होगा, कब एनिमी यहाँ पर आएंगे, कब ये वॉर शुरू होगी। एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नॉइजेस दैट वुड सिग्नल द एवर मिस्टीरियस इवेंट कॉल्ड कंटैक्ट एंड द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, द ओल्ड मैन स्टिल सैट देयर। सो ये कहता कि एंड लिसनिंग, और मैं सुन साथ में लिसन कर रहा था। ये इसके जो कान थे वो अवेयर थे कि अब क्या हो गया, अब आवाज़ कब आवाज़ें आएंगी। जैसे जब एक इवेंट इसको कहा है कि कंटैक्ट वो होता है जब दोनों जो है ग्रुप्स ऑफ जिनमें वॉर होनी है, ये वाली कंट्री के लोग और इनके जो एनिमी है, जब वो आपस में भिड़ेंगे, जब वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो आपस में कंटैक्ट होगा उन दोनों जो है ग्रुप्स का जिनके बीच अब वॉर होने लगी है, और उनका जब कंटैक्ट होगा तो उस प्रोसेस, उस जो इवेंट है उसको कंटैक्ट करते हैं, जब वो आपस में लड़ाई जब शुरू होगी, मेन लड़ाई शुरू होगी, ठीक है। वो एडवांस कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और लड़ाई शुरू होने लगी है पर अभी शुरू नहीं हुई। सो जब वो शुरू होगी लड़ाई एग्जैक्ट, उसको कंटैक्ट करते हैं। और आपको पता है जब भी ऐसी लड़ाई होती है, एक आपने मूवीज़ में देखा होगा अक्सर कि वो एक पीछे बहुत सायरन बजता है, आर्मी वाले जो है अपने कैंटोनमेंट एरियाज में एक सायरन बजाते हैं ज़ोर से, और उस सायरन को ये इसने सिग्नल का है। फर्स्ट नॉइजेस जब पहला सायरन जो है वो बज जाएगा कि पहला सायरन बज गया है, अब ये इवेंट शुरू हो गया, अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, उस आवाज़ों के लिए ये सुन रहा था कि अब कब आवाज़ें आएंगी, और साथ साथ में देख भी रहा था कि कितनी दूर एनिमीज पहुंच गए हैं। वट एनिमल्स वर दे, उसने दोबारा पूछा अगेन, वट एनिमल्स वर दे, क्या कौन से एनिमल्स थे। देयर वर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर, उसने कहा देयर वर 3 एनिमल्स। He explained there were 2 goats, a cat, and then there were 4 pair of pigeons. So वो कहता कौन कौन से एनिमल्स थे ये आपको लर्न करना होगा, और इनके सिग्निफिकेंस भी है। इन सारे एनिमल्स के एक अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं, इसमें जो है अंडरलाइन मीनिंग भी बहुत ज़्यादा है, आगे आएंगे। सो कहता 2 गोट्स, 2 गोट्स थी, एक कैट, 1 कैट, एंड 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स। अब कितने पिजन्स हुए, 4 पेयर हुए, 4 2 ज़ा 8, 8 थे, बट आपने 4 पेयर्स ही लिखना है, आपने 8 पिजन्स नहीं लिखना, बिकॉज 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स इज द कीवर्ड। सो यही कीवर्ड्स हैं, आपने 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स ही लिखना है। सो 2 गोट्स ही याद रखना, 2 गोट्स, 1 कैट और 4 पेयर पिजन्स के। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, और तुमको छोड़ना पड़ा उनको। सो उसने पूछा येस बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। अब आर्टिलरी क्या होता है, फायर, जो जब गोलियां बारी चलती हैं पर फायर होगी, बॉम्ब्स डिगाए जाएंगे ऊपर, एरोप्लेन से सब कुछ होगा, सो उससे हम आर्टिलरी कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। अब कहता बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कैप्टन जो है, जिसने जो मार्शल या कैप्टन जो भी होगा वहाँ पर, उसने कहा कि आपको लीव करना पड़ेगा सभी जो है शहरवासियों को, बिकॉज यहाँ पर सेफ नहीं है, यहाँ पर आर्टिलरी फायर होगी एंड सब कुछ होगा, लड़ाई होनी है, सो यू हैव टू लीव। सो कहता येस आई हैव टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी एंड यू हैव नो फैमिली। अब द नरेटर ने पूछा एंड यू हैव नो फैमिली वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू कार्ट्स वर हरीना। साथ साथ में अपना काम भी कर रहा है, साथ साथ में ओल्ड मैन से बातें भी कर रहा है, वो कौन, नरेटर। सो कहता साथ साथ में आई वॉज वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, अब बिल्कुल एंड ब्रिज का देख रहा था। वेयर अ फ्यू कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक। अब स्लोप, बैंक का स्लोप है बहुत कम, बहुत फ्यू लास्ट कार्ट्स, अब बहुत लास्ट जो बिल्कुल कम, 1-2 लास्ट कार्ट्स रह गई थी, जो कि साथ साथ बड़ी हरिंग डाउन मीन्स तेज़ी से उतर रही थी बैंक से, अब वो भी जा रही थी, मतलब अब कुछ नहीं रह गया था यहाँ पर, सारी कार्ड्स पहुँच चुकी थी। नो ही सेड ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड। सो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, एंड यू हैव नो फैमिली, उसने पूछा था नरेटर ने। सो उसका ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया नो, कोई फैमिली नहीं, आई डोंट हैव एनी फैमिली, ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड। सो इसमें आपको ये सिग्निफिकेंस पता लगता है कि जो ओल्ड मैन है उसके जो एनिमल्स थे दे वर जस्ट लाइक हिज फैमिली, ओल्ड मैन की फैमिली की तरह थे उसके एनिमल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज एनिमल्स। सो वो ये रिलेशन था कि वो इट वाज दे वर लाइक हिज फैमिली, एंड उसके ऊपर उसके लिए कुछ नहीं था क्योंकि उसके पास कोई फैमिली नहीं थी, और यही उसके जो है एक बहुत लवेबल रिलेशन था, उनको लीव नहीं करना चाहता। आगे आगे और रिलेशन डेवलप होगा कि जब वो कहेगा कि मैंने लीव नहीं करना चाहता था, वो बहुत दुखी होता है कि उसको कुछ अपने एनिमल्स को लीव करना पड़ा, सभी एनिमल्स को लीव करना पड़ा उसको, अब उनके लिए बहुत दुखी होता है, वो अपना जो है नहीं बना पा रहा होता मन कि मैं जाऊँ यहाँ से।
सो ये सब अच्छा से आगे डेवलप होगा इसका रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है जब उसने कहा कि कोई फैमिली नहीं थी, सिर्फ एनिमल्स ही थे मेरे। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ बट आई कैन नॉट थिंक वट विल बिकम ऑफ अदर्स। सो ओल्ड मैन कहता कि हाँ कैट तो बिल्कुल सही होगी, कैट तो अपना देख सकते हैं, बिकॉज कैट जो है इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर अंडरलाइन मीनिंग है कि कैट जो है इट सिम्बोलाइजेज, क्या सिम्बोलिज्म है इसका कैट का? इंडिपेंडेंस। कैट वो है जो इंडिपेंडेंस सिम्बलाइज करती है, वो लोग जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको वॉर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैट उसको सिंबलाइज करती है इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को। ये कौन सिंबलाइज करता है? कैट। सो कैट का ये सिंबोलिज्म है कि कैट अपना खुद देख सकती है, वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, एक फ्री एनिमल है कैट। और कहता अब मुझे नहीं पता बाकियों का क्या होगा। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू। अब ये पॉलिटिक्स वो जो है इलेक्शंस वाली पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स जो है गवर्नमेंट वाली पॉलिटिक्स भी नहीं है, ये पॉलिटिक्स है प्लान। पॉलिटिक्स मीन्स प्लान। अब आपका क्या पॉलिटिक्स है मीन्स आपके पास क्या प्लान है, आगे क्या करना है। अब यहाँ तक तो आप आ चुके हो अपने शहर सैन कार्लोस से, यहाँ पर आ चुके हो, आगे कहाँ जाना है, आपने क्या प्लान किया है, आगे तुरोगे और यहाँ पर और यहीं पर बैठे रहोगे, क्या होगा, ये सब कुछ। सो वट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड। नैरेटर ने पूछा। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड। ओल्ड मैंने कहा कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है वो आगे एक्सप्लेन करेगा। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड। अब जो डिस्क्रिप्शन पहले हमने ओल्ड मैन की पढ़ी थी उसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं, ये हम ऐड करेंगे साथ में। फिजिकल डिस्क्रिप्शन तो नहीं है ये इसकी, चाहे ओल्ड मैन की, बट आप ऐड कर सकते हो अगर जो क्वेश्चन है वो एक ज़्यादा नंबर का आया तो यू कैन ऐड दिस ऑल्सो। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड। वो कहता है कि अब मैं 76 ईयर्स का हो चुका हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर। मैं 12 किलोमीटर तो तुर चुका हूँ। एक 76 ईयर्स का ओल्ड बंदा जो कि 12 किलोमीटर तुर सकता है और तुर चुका है, अब वो कहता है कि मैं और आगे नहीं जा सकता, अब मुझे रेस्ट चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप। अब जो नैरेटर है वो कहता है कि ये गुड प्लेस नहीं है स्टॉप करने की। इट इज़ नॉट सेफ टू स्टॉप हियर एंड रेस्ट हियर। इफ यू कैन मेक इट देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टोटोसा। अब कहता कि अगर आप थोड़ा सा तुर सकते हो, अब इफ़ यू कैन मेक इट देयर आर ट्रक्स, वहाँ पर ट्रक्स हैं उस रोड पे जहाँ पर वो टोरसा के लिए फॉर्क होती है। फॉर्क लाइक यू कैन सी अ फॉर्क। फॉर्क कैसा होता है जिसे हम कांटा जिसे हम खाते हैं, बट हाउ इट इज़ फॉर्क, उसकी 3 डंडियाँ होती हैं। सो इट जस्ट मीन्स दैट उसके भी 3 डिवाइड, जरूरी नहीं है 3, इट कैन बी 2, क्योंकि कई फॉक्स के 2 भी होते हैं, जैसे ट्यूनिंग फॉक्स जो होता है उसके 2 होते हैं। सो फॉक्स, अब इसने ये नहीं स्पेसिफाई किया फॉक्स, तो फॉक्स का मतलब बेसिकली होता है जहाँ पर डिवाइड होती है रोड। सो फॉक्स फॉर टोटोसा, यहाँ पर टोटोसा के लिए रोड जो है डिवाइड होती है। सो कहता है कि वो आप वहाँ पर तक जा सकते हैं, वहाँ पर ट्रक खड़े हैं जहाँ पर वो रोड जो है टोटोसा के लिए, टोटोसा ऑब्वियसली किसी भी प्लेस का नाम होगा। सो वहाँ पर उसके लिए टोटोसा के लिए फॉक होती है, मीन्स डिवाइड होती है। आई विल वेट अ वाइल, ही सेड, एंड देन आई विल गो। वेयर डू द ट्रक्स गो। अब वो कहता है ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत कन्फ्यूजन अगर आपको होती है, कई बच्चों को होती है कि यहाँ पर तो पहले लिखा था आगे आएगा। सो कहता आई विल वेट वाइल, कुछ देर के लिए मैं वेट करूंगा, पर ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं बताओ। टूवर्ड्स बार्सिलोना, उसने कहा बार्सिलोना जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम जो है बड़े बच्चों को होती है कि टोरटोसा जा रही है कि बार्सिलोना। अब ये क्या है डिफरेंस, क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। सो वो कहता कि डिफरेंस ये है, इसने कहा नहीं, मतलब द डिफरेंस इज दैट फॉक्स फॉर टोरटोसा का मतलब है कि वो रोड जो है टोरटोसा के लिए फॉर्क मतलब डिवाइड होती है, वहाँ से अगर सीधा जाओगे तो टोरटोसा पहुँच जाओगे। पर ट्रक्स जो है वो टोरटोसा नहीं जा रहे, उस रोड के आगे जाके किधर भी मुड़ेंगे, जहाँ भी जाएंगे वो ट्रक्स तो बार्सिलोना जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होगा। सपोज करते हैं कि एक रोड है जो यहाँ पर डिवाइड हो रही है, वो जलंधर के लिए जा रही है, मतलब यहाँ से जलंधर चले जाएगी वो रोड, पर ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं क्या पता, जलंधर के आगे जा रहे हो ट्रक्स तो कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली जा रहे हैं ट्रक्स, या ट्रक्स लुधियाना जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। सो कहता है ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स बार्सिलोना। सो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी अलग अलग होगा कि ट्रक्स कहाँ खड़े थे, द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टोरटोसा, और ट्रक्स जा कहाँ रहे थे, टुवर्ड्स बार्सिलोना। वैसे इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन आते नहीं हैं। आई नो वन इन दैट डायरेक्शन। अब कहता मुझे किसी के बारे में नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता उस डायरेक्शन में। ओल्ड मैन कहता बट थैंक यू वेरी मच, तब भी थैंक यू वेरी मच अगेन। अब वो बार बार थैंक यू कह जा रहा है, ये भी इसकी स्टेट ऑफ माइंड रिप्रेजेंट करता है कि वो लाइक धन्यवाद कर रहा है उसका। ही इज़ अपना पूरा का पूरा वो छोड़ चुका है, ही इज़ लाइक डिपेंडेंट हो गया अब किसी कहीं लोगों पर, बिकॉज वो अपना छोड़ चुका है। वो कहता मेरा कोई प्लान ही नहीं है, मेरा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वो उसने अपनी होप्स पूरी छोड़ दी हैं। सो कहता मुझे तो कुछ कोई नहीं पता उस डायरेक्शन में, बट थैंक यू तभी थैंक यू बोली जा रहा है उसको। सो ये भी इसकी स्टेट ऑफ माइंड ओल्ड मैन की जो है रिप्रेजेंट करती है।
तो आगे आता है, ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली। अब कहता ही कौन है, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मेरे तरफ कैसे देख रहा था, ब्लैंकली। ब्लैंकली मतलब उसके एक्सप्रेशन थे, और टायर्डली बहुत थका हुआ था। देन सेड हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन। अब उसको कुछ कोई चाहिए था कि जिसको अपनी वरी समझाए, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी वरीज भरी हुई थी कि अब क्या करूँ मैं कैट को, सबको, अपने सारे एनिमल्स, जो कि इसकी सिर्फ वही उनकी फैमिली थी, अब उनके लिए वो कितना दुखी था। दिस इज ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्ड मैन एंड हिज जो है एनिमल्स। सो अब वो इतना ज़्यादा वरिड था कि वो किसी को, अब हम जब भी कोई वरिड होते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना दुख किसी को सुनाएं, बिकॉज उससे दुख कम होता है। वी वॉन्ट, समटाइम्स वी वॉन्ट समवन टू लिसन टू अस। सो वैसे ही वो किसी को अपना दुख, अपनी वरी सारी बताना चाहता था, और अब किसको बताए। सो ऑब्वियसली वहाँ पर जो नैरेटर है, जिसका नाम हमें नहीं पता, नैरेटर है, वही जो है नैरेटर वही वहाँ पर था अवेलेबल। सो उसको अब वो सब कुछ चाहता था कि मैं बताऊँ, मैं कुछ शेयर करूँ इससे। द कैट विल बी ऑल राइट, आई एम श्योर, देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, बट द अदर्स, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स। सो वो कहता कि हाँ कैट तो सही है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैट तो ऑल राइट, कैट इज इंडिपेंडेंट, ही विल, द कैट, ही और शी विल बी ऑल राइट, बट देयर इज, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स। अब अदर्स बाकी एनिमल्स जो थे, हम उनके 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स एंड जो 2 गोट्स, अब उनका क्या होगा। सो वाई दे प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट। सो कहता वो, ये कौन कह रहा है, नैरेटर उसको हौसला दे रहा है, नैरेटर उसको। सो कि वो कहता कि कुछ नहीं होता, वो प्रोबेबली सो कम आउट, कम थ्रू मीन्स बाहर निकल आएंगे। अब ये जब वॉर सब खत्म हो गया, वॉर का जो सब टाइम जो चल रहा है ये खत्म होगा, उससे वो मतलब उसको नहीं पता, एनी हाउ दे विल सर्वाइव, वो ये कहना चाहता है। यू थिंक सो। अब वो बड़ा हैरान होता है कि यहाँ पर आर्टिलरी होगी, यहाँ पर सब कुछ होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एक वॉर का टाइम जो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, अब उसमें ये जानवर बेचारे जो जानवर हैं वो क्या करेंगे। एक नॉर्मल इनमें भी जो जान होती है, इनमें सब कुछ होता है, लाइक ये क्या करेंगे या कैसे निकलेंगे यहाँ से, इतना ज़्यादा भयानक होता है वॉर का टाइम। वाई नॉट, आई सेड वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ड्स। अब हॉली ये धीरे धीरे से बता रहा है कि एंड, ये एंड आ गया है। पहले उसने कहा कि कुछ कार्ड थी, कुछ लोग थे, अब वो कहता है बिल्कुल फ्यू लास्ट कार्ड थी। अब ये दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम वो कहता है कि अब कोई कार्ड्स नहीं थी। अब उसने दोबारा जब जो है फार एंड ऑफ द बैंक देखा, तो वहाँ पर कोई कार्ड्स नहीं थी। बट वट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी। अब वो कहता कि क्यों ये आर्टिलरी के अंडर क्या करेंगे, व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। अब मुझे आर्टिलरी के कारण, मींस फायर के कारण, ये सब वॉर के कारण ही मुझे कहा गया था कि यू हैव टू गो बिकॉज यू दिस इज देयर इज नॉट सेफ। अगर ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है तो एनिमल्स के लिए कैसे सेफ हो सकता है। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक। अब यहाँ पर डव जो है, पिजन्स को डव भी कहा गया है बिकॉज पिजन्स एंड डव इज नॉट एक्चुअली द सेम, टेक्निकली बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट द सेम। डव और पिजन्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट स्लाइट। अब यहाँ पर लिटरेचर में यू कैन कह सकते हैं, और डव को ये है, पिजन्स को डव ही कहा गया है। केज, केज क्या मीन्स, उनका जो पिंजरा था। सो कहता है उसको खुला छोड़ा था तुमने डव केज को। आई आस्क्ड, उसने नैरेटर ने पूछा, कहते येस, देन दे विल फ्लाई। दिस इज द सिंपल थिंग, लाइक अगर आपने छोड़ा था खुला तो वो तो फ्लाई कर जाएंगे डव्स जो हैं जो पिजन्स हैं वो उड़ जाएंगे। सो दे विल बी सेफ। नाउ यहाँ पर डव्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यू हैव टू नो। डव्स मीन्स पीस। जो डव्स या पिजन्स हैं दे आर अ सिंबल ऑफ पीस। अब वो पीस करते हैं, जब वो फ्लाई करते हैं दे सिंबलाइज पीस। पीस इज द वन कीवर्ड यू हैव टू राइट। What is the symbolism of these doves? They symbolize peace, means shanti. They don't like wars. They will fly. Fly means उनके लिए पूरा खुला आसमान है. They will fly. They love peace. Yes, certainly they'll fly, but the others, it's better not to think about the others. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि about but the others कौन रह गए हैं, 2 गोट्स, सिर्फ 2 गोट्स रह गई हैं। अब डव के जो है वो अनलॉक हो जाएगा, और वो अनलॉक उसने कर दी है पहले ही, सो वो उड़ जाएंगे। कैट जो अपना ध्यान खुद रख सकती है। सो गोट्स जो हैं ये इनका क्या होगा, वो कहता, किसने कहा है, ओल्ड मैन आप खुद ही कहते थे। ओल्ड मैन कहता है येस सर्टेनली दे विल फ्लाई, बट द अदर्स इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स। अब ओल्ड मैन खुद ही कह रहा है कि बेटर है कि अदर्स का हम सोचें ना, इतना ज़्यादा वरी ना ही करें उनके बारे में, 2 गोट्स के बारे में। सो ये 2 गोट्स क्या कहती हैं, 2 गोट्स क्या सिंबलाइज करती हैं, सेक्रीफाइस। अब आपने ये भी सुना होगा कि गोट्स जो है उनकी बलि चढ़ाई जाती है। सो बकरी की बलि होती है। सो दैट इज व्हाट गोट सिंबलाइज सेक्रीफाइस, क्योंकि सब बच जाएंगे बट जो गोट्स हैं उनको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा इस वॉर के लिए, इस देश के लिए, और जिसके लिए भी, बट दे हैव टू गिव द सेक्रीफाइस एंड दे आर अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो। अब कहता अब अगर तुमने रेस्ट कर लिया है मैं जाऊँ यहाँ से। आई अर्ज, मैंने रिक्वेस्ट की उससे।
गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, अब उठो और प्लीज़ चलने की कोशिश करो, थैंक यू, ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट, अब उसने थैंक यू बोला, अपने फीट पे खड़ा हो गया, वो स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेड मीन्स जो है जैसे कि पेंडुलम घूमता है ना, वैसे स्वेड जो है, जब बूढ़ा आदमी है सो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा हिलजुल के और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफर्ट से वो तुर रहा है, बहुत ज़्यादा उसके एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसको, बिकॉज ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, ही इज़ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, ओल्ड है, इतना ज़्यादा तुर के आया है, सो वो बहुत ज़्यादा थक हार के तुर रहा है, उसको ऐसे हम स्वेड कहते हैं, स्वेड बेसिकली मीन्स जो कि फ्रॉम टू एंड फ्रो मूवमेंट, एक साइड टू साइड मूवमेंट जो होती है एक, ठीक है, फ्रॉम साइड टू साइड, एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड्स इन, और क्या हुआ, थोड़ा सा तुरा और पीछे जाके फिर दोबारा डस्ट में जाके बैठ गया, बाय द साइड ऑफ द रोड, ही वहाँ पर ही था वो, सो वहाँ पर ही वो दोबारा बैठ गया जाके, सो उसने ज़्यादा नहीं तुरा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसके बाद क्या क्या कहा उसने, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सेड डलली, डलली मीन्स बहुत ज़्यादा उदास होके, बहुत डल मैनर का था, डल मैनर वो सिम्बलाइज करता है कि उसका होप बिल्कुल लीव कर चुका था, उसके पास बिल्कुल उसके वॉइस में जो है ब्राइटनेस नहीं थी, बिल्कुल डल था कि अब दिस इज़ द एंड, ही वॉज थिंकिंग दिस इज़ द एंड, ये एंड है मेरा आज, बट नो लॉन्गर टू मी, अब वो मी कौन है, नैरेटर, सो मी मीन्स नो लॉन्गर टू द नैरेटर, अब वो नैरेटर को नहीं कह रहा था ओल्ड मैन, ही वॉज कि वो कह रहा था आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, अब यही बोल रहा था कि मैंने तो एनिमल्स की टेक केयर कर रहा था, मैं तो सिर्फ यही कर रहा था, वो आए मुझे ऐसे करके, सब अपनी स्टोरीज जो है ये अपना दुख ये लाइन रिपीट करता है, इंपॉर्टेंट, वैसे बेसिकली तो ये आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन आएगा ये वाला, पर यू हैव टू नो लाइक कौन सी लाइन थी, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि वो एनिमल्स के जो है देखभाल कर रहा था, दिस वॉज द लाइन दैट ही रिपीटेड बट नॉट टू द नैरेटर, शायद अपने आप को, बिकॉज दिस इज नॉट स्पेसिफाइड इन द स्टोरी, इन द शॉर्ट स्टोरी, सो मे बी टू हिमसेल्फ और समवन एल्स, और लाइक किसी को भी बता रहा था, शायद मुंह में बड़बड़ा रहा हो, मर्मरिंग इन हिज माउथ, बट लाइक दिस इज नॉट स्पेसिफाइड, बट द वन थिंग दैट इज definite that he was not telling this to the narrator. There was nothing to do about him. अब इसका कुछ नहीं हो सकता था, ये नैरेटर कह रहा है कि there was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the fascists वो हैं जो कि इनके एनिमी हैं, इनके एनिमी का नाम फेसिस्ट है, आपने हिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा, आई डोंट नो, सो है यहाँ पर इस बार आपको लगेगा ज़रूर, इसमें 10th में होता है ये फासिज्म एंड नाजिज्म चैप्टर, हिस्ट्री में ज़रूर होगा, अगर आपको अभी नहीं पढ़ाया तो आगे जाके पढ़ाएंगे ज़रूर। फेसिस्ट जो है वो होते हैं जो कि एक इटली में जो डिक्टेटर था उसका रूल था, और उसकी आर्मी को फेसिस्ट कहा जाता था, कई बंदे इसको फासिस्ट भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। सो फेसिस्ट इसको कहा जाता था, इनकी आर्मी को, जो कि इटली का डिक्टेटर था, इटली का। सो जब वो फेसिस्ट हैं वो इनके एनिमी हैं, इनके एनिमी हैं जो इन स्पेसिफाई नहीं किया गया, पर यहाँ पर जिसकी बात भी हो रही है, जिस कंट्री का ओल्ड मैन है, द ओल्ड मैन एट द ब्रिज जो है, जिस कंट्री का भी ये ओल्ड मैन जो है, सो उस कंट्री के जो एनिमी हैं वो है फासिस्ट, और ठीक है, सो वो अब एडवांस कर रहे हैं एब्रो की तरफ, जो इनके एनिमी है वो एब्रो आ रहे हैं। सो इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे, अब ये है, इट वॉज ईस्टर संडे, ये एक सिंबलाइज करता है, ईस्टर संडे वो संडे था जो जहाँ पर जीसस क्राइस्ट जो था उसको जब मारा गया था, क्रूसीफाई किया गया था, क्रूसीफाई करने के बाद जब वो रीबर्थ हुआ था, इट इज़ सपोज्ड, जो कहा जाता है दैट जब उसका रीबर्थ हुआ था, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज एन ईस्टर संडे। सो ईस्टर संडे में क्या सिंबलिज्म आ गया, रीबर्थ। अब हम बताते हैं कि ईस्टर संडे स्टोरी से कैसे लिंक्ड है, हम आगे पढ़ेंगे। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे विद लो सीलिंग, लो सीलिंग मीन्स जो बादल हैं वो बहुत नीचे तक थे, बादल बिल्कुल भरे हुए थे, आसमान जो है खुला नहीं था, बादल थे, आसमान में घने बादल छाए हुए थे। सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, अब बादल हैं तो मीन्स ऑब्वियसली प्लेन्स तो ऊपर होंगे ही नहीं, बिकॉज हाउ कैन प्लेन्स फ्लाई विद लो विजिबिलिटी। दैट एंड द फैक्ट, दैट मीन्स ये जो हमने बताया कि ग्रे ओवरकास्ट डे था, बादल आए हुए थे, सो प्लेन्स नहीं थे, उनके एनिमीज़ के प्लेन्स ऊपर नहीं थे, क्योंकि ऊपर से वो बॉम्ब नहीं फैला सकते, डिगा सकते नीचे कंट्री पे। एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स वाज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव। अब कहता जो ये पॉजिटिव चीज़ है ओल्ड मैन की, वो ये पॉजिटिव चीज़ यही थी कि गुड लक जो था, क्या था वो, कि कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, कैट्स को पता था कि वो इंडिपेंडेंट थे, वो फ्रीडम थे, वो कैसे भी करके इस वॉर से निकल आएंगे।
पर जो साथ में सेकंड गुड लक क्या था, 2 गुड लक थे। पहले तो ये कैट्सुला, सेकंड गुड लक था कि वो ग्रे ओवरकास्ट डे था, ऊपर प्लेन नहीं थे इनके, सो ये जो है अब प्लेन से वो बॉम्ब नहीं डिगा सकते ऊपर से, सो शायद आज वॉर ना शुरू हो। हाउसएवर यहाँ पर बॉम्ब नहीं डिगेंगे, जहाँ पर ओल्ड मैन बैठा हुआ है वो बच जाएगा यहाँ से, सो यही इसका गुड लक था। अब बच जाएगा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, बच जाएगा मतलब मौत के मुंह से बचेगा। ईस्टर संडे मीन्स रीबर्थ। अब वो मरने वाला है, उसने पूरी होप लीव कर दी है ओल्ड मैन ने अपनी, पर उसका रीबर्थ हुआ। रीबर्थ मीन्स अब ये एग्जैक्टली रीबर्थ तो नहीं हुआ, बस इसका मतलब ये है कि अब वो पूरा मरने वाला है, पर डे जो है वो क्या है, ग्रे ओवरकास्ट डे। अब वहाँ पर बादल आए हुए हैं, ऊपर से प्लेन की जो है नहीं आएंगे एनिमीज़ के, तो जहाँ पर ओल्ड मैन बैठा हुआ है बाय द साइड ऑफ द रोड, वहाँ पर तो ये श्योर है कि वहाँ पर जो है बॉम्ब नहीं डिगेंगे ऊपर से प्लेन्स के। एनिमीज़ के जो प्लेन्स हैं वो ऊपर नहीं होंगे, वहाँ से ऊपर से बॉम्बार्डिंग नहीं कर सकते वो, सो वो वहाँ से बच जाएगा। यहाँ पर ये सिंबलाइज करता है ईस्टर संडे कि ओल्ड मैन वहाँ से बच जाएगा। और ओल्ड मैन के जो 2 लक्स हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, दीज आर द 2 गुड लक्स। फर्स्ट के वो बच जाएगा प्लेन से, सेकंड के कैट्स को पता है खुद कि कैसे करना है सब कुछ, दे आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू सिम्बलाइज, कुछ सिम्बलाइजम और मैं बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉन्टून ब्रिज। अब जब हमने एनिमल्स का सिम्बलिज्म तो देख लिया पहले, तीनों एनिमल्स का क्या क्या करते हैं। डव्स जो है वो पीस सिम्बलाइज करते हैं, गोट्स जो है वो सेक्रीफाइस हैं, और कैट जो है वो सिम्बलाइज करते हैं फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। सो पॉन्टून ब्रिज का सिम्बलिज्म है, इट इज़ अ ब्रिज और कनेक्शन बिटवीन डेथ एंड लाइफ। हाउ? बिकॉज जो है पॉन्टून ब्रिज के एक साइड पे जो है वहाँ पर डेथ, एविडेंट डेथ, ये नोट कर लो, एविडेंट डेथ मीन्स डेथ होनी ही होनी है, ये पक्का है, बिकॉज वहाँ पर वॉर होगी। अब जब वॉर होगी तो सेफ, इट इज़ नॉट सेफ फॉर ह्यूमंस, सो वहाँ पर डेथ होनी है ओल्ड मैन की। और दूसरी साइड है, आज चाहे ना हो, बिकॉज आज तो ग्रे ओवरकास्ट डे है, आज चाहे ना हो पर आगे उसको जाना तो पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर डेथ होनी है। सो पॉन्टून ब्रिज एक कनेक्शन है बिटवीन डेथ एंड लाइफ। अगर वो ब्रिज से दूसरी तरफ चले जाएगा, किसी और शहर पे चले जाएगा, बार्सिलोना या कहीं भी किसी भी शहर पे चल जाएगा जहाँ पर वॉर नहीं हो रही, तो वो लाइफ है, उसको जीता रहेगा जितनी उम्र भी। अभी ओल्ड तो हो चुका है, हाउ मेनी उम्र, लाइक दिस इज नॉट आवर कंसर्न। मेनली कंसर्न यही है कि पॉन्टून ब्रिज सिम्बलाइजेज अ कनेक्शन, और इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, और इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। सो एंड लास्ट जो मैं आपको पहले बताया था सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में कि व्हाट इज़ द टाइटल, जो कि ओल्ड मैन एट द ब्रिज है टाइटल, वाई इट इज़ नॉट द ओल्ड मैन एट द ब्रिज और एन ओल्ड मैन एट द ब्रिज, वाई इट इज़ नॉट दिस, बिकॉज द वन मेन रीजन इज ओल्ड मैन जो है वो सभी को सिम्बलाइज करता है, उन लोगों को दैट आर द विक्टिम्स ऑफ द वॉर। इस वॉर के अंदर ओल्ड मैन जैसे कहीं बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि विक्टिम्स बन जाते हैं, जिनकी अपनी फैमिली छोड़नी पड़ती है उनको, या फिर उनकी फैमिली मर जाती है वॉर के अंदर, या फिर उनका घर जल जाता है वॉर के अंदर, कुछ तो है, उनको शहर छोड़ना पड़ता है, अपनी कितनी सालों की कमाई, या फिर उन्होंने घर बनाया होता है, सब कुछ उनको छोड़ना पड़ता है, अपने कहीं के खेत होते हैं, बहुत सब कुछ होता है। वॉर्स जो हैं ये हमेशा बहुत दुख पहुँचाती है लोगों को। वॉर्स ने कभी भी किसी का भी जो है अच्छा नहीं किया, ये सिंबलाइज करना चाहता है ये चैप्टर। सो इसमें ओल्ड मैन जो है उन सभी को रिप्रेजेंट करता है, उन सभी लोगों को जो कि विक्टिम्स बन चुके हैं वॉर के। इसलिए ये ओल्ड मैन जो है एन ओल्ड मैन या द ओल्ड मैन नहीं है, इट्स जस्ट ओल्ड मैन, बिकॉज इट सिंबलाइजेज अ कम्युनिटी, दोज हु आर द विक्टिम्स ऑफ द वॉर एंड हु हैव सफर्ड लाइक द ओल्ड मैन इज सफरिंग। सो इससे ही ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। सो आई एम थैंकिंग यू टू वॉच दिस वीडियो, एंड साथ में अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए आईसीएसई लिटरेचर के साथ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं और कौन सी वीडियोस डालूं। बेसिकली मैंने ये सभी सीरीज़ कवर करूंगा, मैं सारे चैप्टर्स जो हैं आईसीएसई के, और पोएम्स भी, इसके बाद पोएम्स जो हैं वो भी कवर करूंगा। सो हमने सेकेंड चैप्टर से शुरुआत की है, एंड आई वॉन्ट योर सपोर्ट, लाइक आई वॉन्ट कि अगर आपको कोई भी कंटेंट में कुछ भी आ रही है मुझे बताओ, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, एवरीथिंग, बस ध्यान फोकस करो और सब कुछ हो सकता है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना वो सबसे इजी होते हैं, डोंट वरी। आप अगर बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो तो ऑल द बेस्ट, अगर आप वैसे ही पढ़ रहे हो, लाइक अभी दूर है बोर्ड एग्जाम्स, तो आपके एग्जाम्स तो चल ही रहे होते हैं ऑल द टाइम, यू नो 10th के में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। सो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट, और साथ में प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और
मन ला के मेहनत करना, आप सब कुछ हो जाएगा, बहुत ईजी होता है। बाय बाय।